Good morning to all. I'm Bhanu Chaudhary. Welcome you all. In today's video, we are going to start F block element. So let's start F block elements. देखिए बेटे, F block elements होते क्या है? F block elements के बारे में सिर्फ इतनी सी बात समझेंगे आप कि F block elements वो एलिमेंट्स होते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, उनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? F शब शेल के अंदर आए। कहाँ आए? F शब शेल के अंदर। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? F block एलिमेंट्स बोला जाता है। चलिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं F block एलिमेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, F block एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, F block elements are those elements whose last electron enters into the F shell. सेकंड पॉइंट आएगा जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसके पास टू सीरीज होती हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो F block elements have two series तो पहले नंबर पे आएगी लैंथेनॉइड्स एंड द सेकंड वन इज योर एक्टिनॉइड्स। थर्ड पॉइंट, जो हमारे पास F block एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज है। Each series have 14 elements. Why 14 element? Because F orbital can have maximum 14 electron. देखिए जैसे कि S ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, इसलिए उसके पास 2 ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं P ब्लॉक एलिमेंट्स की तो P ब्लॉक के पास मैक्सिमम 6 ग्रुप होते हैं। रीजन क्या होता है? जो P ऑर्बिटल होता है उसके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं। रीजन बिकॉज D ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही F ऑर्बिटल कैन हैव F orbitals can have maximum 14 electrons. Hence, each series of F block elements have 14 elements. तो हर सीरीज में एलिमेंट्स के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट इज n-2f 1 to 14, n-1, d 0 to 1 and ns2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि F आपसे पूछा जाएगा कि F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे n-2 f 1 to 14, n-1 0 to 1 and ns2। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि F ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहली बात है लास्ट इलेक्ट्रॉन F शब शेल में जाता है। दूसरी बात, इनके पास 2 सीरीज होती हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। एक सीरीज में मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स होते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब हम लैंथेनॉइड सीरीज को पढ़ते हैं, फिर एक्टिनॉइड सीरीज को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लैंथेनॉइड सीरीज। शुरू करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड्स, देखिए लैंथेनॉइड शुरू कर रहे हैं तो लैंथेनम से ही करेंगे। देन हमारे पास आएगा लैंथेनम का सेरियम, प्रोसोडाइमिनियम, नियोडाइमिनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडेलियम, टर्बियम,
डायस्पोरियम, हॉलियम, इरियम, थोलियम, यूट्रेबियम एंड ल्यूटेनियम। दीज आर द एलिमेंट्स जिनके लिए हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? लैंथेनम, सेरियम, प्रोसोडाइमिनियम, न्यूडाइमिनियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडेलियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, हॉलियम, इरियम, थोलियम, यूट्रेबियम एंड ल्यूटेनियम। दीज आर द एलिमेंट्स। चलिए अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर शो होगा 57 से, then 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। देखिए अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपके पास 14 एलिमेंट्स होंगे। आप एक बार चेक कीजिए कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास। 14 एलिमेंट्स हैं। चलिए अब आपने ये चेक कर लिया कि 14 एलिमेंट हैं और इनके नाम। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनके नाम याद रखने का कोई तरीका तो होना चाहिए, नहीं तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो याद करने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कुछ एलिमेंट्स को याद रखने के लिए आपको एक टूर याद रखना है कि आपके कुछ 4 फ्रेंड्स हैं, जो 4 फ्रेंड्स हैं वो यूरोप गए घूमने के लिए, और जब वो यूरोप गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको डायरिया हो गया, तो वो लौट के आ गए। आपको सिर्फ एक कहानी याद रखनी है लैंथेनम के लिए कि 4 दोस्त थे, यूरोप गए घूमने के लिए, यूरोप गए तो वहां उन्हें डायरिया होगा और वो लौट के वापस आ गए। अब इस बात को कैसे लिखेंगे? 4 दोस्त कौन कौन से हैं? 4 दोस्त हैं सेलिना, प्रोमिला एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए तब डायरिया हो गया और तुम यहां लौट आए। तो बात क्या है? सलीना, प्रोमिला एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए तब डायरिया हो गया और तुम यहां लौट आए। देखिए सेलिना से याद रहेगा सेलिनियम, देन प्रोमिला से क्या याद रहेगा? प्रोमीथियम, एंड से एनडी, पम्मी से पीएम, सिमी से सीएम, यूरोप से ईयू, गए से जीडी, तब टीबी, डायरिया डीवाई, हो और ईआर, थुलियम तुम, टीएम, यहां वाईबी एंड लॉट एलयू। इस तरह से आपको एक पूरी की पूरी सीरीज याद हो जाएगी। चलिए इतना होने के बाद में अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 57 एटॉमिक नंबर है, तो इससे पहले का एक नोबल एलिमेंट दैट इज ज़ीनॉन 54 हम लेंगे, देन हम लेंगे 5d 1 4s2 54 55 56 एंड 57, देन हम 4f2 5d0 यहाँ पे 6 आएगा सॉरी 6s2, देन 4f3 5d0 6s। ज़ीनॉन लिखते चले जाएंगे। अगर मैं आपको ध्यान से बात बताऊं तो सब में सिर्फ f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, देन 4f4 5d0 6s2, देन 4f5 5d0 6s2, then 4f6 5d0 6s2, then 4f7 5d0 6s2, then 4f8 5d। देखिए 8 नहीं आएगा, हाफ रेट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए मैं 8 नहीं लूंगा। 8 की जगह क्या लिखूंगा? 4f7 5d1 6s2। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो गैडेलियम होता है वो एक्सेप्शनल केस होता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड हम 8 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 4f7 5d1। चलिए इससे आगे 8 तो अपना हो गया, देन हम क्या आएगा फिर 9, देन 4f9 5d0 6s2, 4f10 5d0 6s2, 4f11 5d0 6s2, 4f12 5d0 6s2, 4f13 5d0 6s2, 4f14
5d0 6s2। क्या अब एक और इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है इसके अंदर? नहीं, इसलिए हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां फिल करेंगे 4f14 5d1 6s2। क्या आपको ये सारी बातें समझ में? इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, f2 f3 f4 f5 f6 f7। 8 नहीं आएगा, 8 की जगह पे हाफ फिल्ड होने की वजह से 14 फुल कंप्लीटली फिल्ड होता है और हाफ जो फिल्ड होता है वो दोनों ज्यादा स्टेबल होने की वजह से 7 7 और 14 14 टू टाइम्स आएगा। देन 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, उसकी जगह 14 देन 5d1 आएगा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां तक की बात होने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लैंथेनॉइड्स की। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, देखिए पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, लैंथेनम हैज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, all the elements of lanthanoids have +3 oxidation state, hence +3 is most common oxidation state for lanthanoids. इतनी बात समझाने के बाद सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है वही समझना है, क्या +3 के अलावा भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड्स में? जी हाँ, बिल्कुल होती है, +2 एंड +4। वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि जो f ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सके बाय हैविंग f0 f7 और f14, यानी कि कंप्लीटली वैकेंट, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल। Lanthanoids can also have +2 and +4 oxidation state to have F0, F7 and F14 orbital, which is most stable. F14 orbital which is very stable, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस या लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तीनों का मतलब सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं लैंथेनॉइड्स की। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक साइज और रेडियस। एटॉमिक साइज और रेडियस, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेनली पहला फैक्टर होता है फैक्टर्स ऑन विच atomic size generally depend. Atomic size generally depends. देखिए जो मेरे पास एटॉमिक साइज है वो जनरली दो बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर Z इफेक्ट, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। इफेक्टिव
nuclear charge, and second one is your screening effect or shielding effect. Screening और shielding effect. चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम Z इफेक्ट को पढ़ेंगे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। उसके बाद में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। Z इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखिए इसमें ये होता है कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स हैं, ये मान लीजिए आपके पास n-2 F है, then n-1 D shell है, then ns2 shell है। If electrons are continuously adding in the same subshell, इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल के अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं, तो कोई नई शेल तो नहीं आ रही। अगर नई शेल नहीं आ रही तो साइज नहीं बढ़ना चाहिए। क्या साइज सेम रहना चाहिए? जी नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, और एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। और जैसे ही पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होना चाहिए? छोटा। सो विद इंक्रीज इन द, देखिए ये बात हमेशा याद रखिए, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल के अंदर ऐड होगा, Z इफेक्ट 100% बढ़ेगा, और Z इफेक्ट बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। Z इफेक्ट बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, श्रिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो आपको ये बात, इसी को, इस अट्रैक्शन को, इस चार्ज को हम बोलते हैं Z इफेक्ट। क्या बोलते हैं? Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका कितना इफेक्ट है लास्ट शेल पे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। दिस इज कॉल्ड द Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम शेल, Z इफेक्ट इंक्रीजेस, एज Z इफेक्ट इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। जो हमारा सेकंड फैक्टर है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी, इनर ऑर्बिटल्स की जो शेल्स होती हैं, इनर जो शेल्स होती हैं, पेनेल्टिमेट शेल जो होती हैं, जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू होते हैं कंटिन्यूअसली, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार सी बन जाती है, जिसको हम शील्ड बोल रहे हैं। एक स्क्रीन सी बन जाती है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक दीवार सी बन जाती है, एक शील्डिंग सी आ जाती है। ये छुपा लिया इसने, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार बना ली। तो जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अपना अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अपना अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो बीच में दीवार है वो किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा? रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ना शुरू होगा। सो एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो भी बढ़ने लगता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग बढ़ने से भी एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है। अब एक और बात, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक ट्रेंड होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल में ज्यादा होती है, s सबशेल के अंदर ज्यादा होती है, p के अंदर थोड़ी कम, d के अंदर थोड़ी कम और f के अंदर और भी कम। सो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स में हम s से p, p से d, d से f में बढ़ेंगे, जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है स्क्रीन करने की, शील्ड करने की, वो कम होती चली जाएगी। f शो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, f शो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे पास तो यहाँ पे f ऑर्बिटल है, तो इसे छुपाया तो सही इसने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं छुपा पाया। क्यों नहीं छुपा पाया? बिकॉज f हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए ये साइज बढ़ा नहीं पाया, अगर इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ना होके गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, गुड शील्डिंग इफेक्ट होता, तो यहाँ पे स्क्रीन बन जाती और ये रिपेल करता और एटॉमिक साइज बढ़ जाता। लेकिन
F ऑर्बिटल है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो ये साइज को बढ़ने नहीं देगा, साइज को बढ़ने नहीं देगा। हालांकि ये रोकेगा अट्रैक्शन को रोकेगा, लेकिन साइज नहीं बढ़ पाएगा। सो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो Z इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है F ऑर्बिटल्स के अंदर, F सब शेल्स के अंदर, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। हालांकि साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है ही ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा नहीं पाया, लेकिन घटाने से तो रोकेगा ना। इंक्रीज नहीं कर पाया साइज को, लेकिन डिक्रीज करने से तो रोकेगा ना। दैट्स व्हाई जो मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, पुअर होने की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट उसका जरूर होगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ तो नहीं पा रहा, लेकिन बहुत कम भी नहीं हो पाएगा, बहुत डिक्रीज भी नहीं हो पाएगा। सो आप कह सकते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई में as we move left to right, electrons are added in the F subshell, hence Z effect increases, and there is also poor shielding effect, poor shielding or screening effect. Although Z effect is dominating factor, यानी कि डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब Z इफेक्ट की चलेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू नहीं है। Z इफेक्ट ज्यादा ताकतवर है। Z इफेक्ट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, हेंस एटॉमिक साइज और रेडियाई decreases from left to right. It is also known as lengthenoid contraction. इसे lengthenoid contraction भी बोला जाता है। देखिए मैंने बताया जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे हैं? F सब शेल के अंदर, इसलिए Z इफेक्ट बढ़ रहा है। Z इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। There is also a poor shielding effect. poor shielding effect भी है, जिसकी poor shielding effect भी है, जबकि dominating factor Z इफेक्ट ही रहेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज होगा। हालांकि बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लैंथेनम से सेरियम, सेरियम से प्रोसोडामिनियम में जाएंगे तो एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज ही होगा। लेफ्ट टू राइट इट इज आल्सो नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब लैंथेनॉइड हो गया, तो अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जान लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मेन 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, जिनको हम जान लेते हैं। Consequences of lengthenoid contraction। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, इसलिए इसमें बात कर लेते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा। अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा तो एलिमेंट्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, डिक्रीज तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है। इसलिए जो लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट है उनको एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्टी टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज तो होगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होने की वजह से उनके एलिमेंट्स को सेपरेट, या फिर जो लैंथेनॉइड्स सीरीज है उसमें जो डिफरेंस एटॉमिक साइज का बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल है। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस डी ब्लॉक के लिए आता है। किसके लिए आता है? डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा सेम अप्रोक्सीमेटली सेम साइज ऑफ approximately same size of 4D and 5D transition series 4D, ये कह रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम साइज ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। इसका मतलब समझिए, देखिए आपके पास 3D ट्रांजिशन सीरीज है, 4D ट्रांजिशन सीरीज है, 5D ट्रांजिशन सीरीज है। 3D शुरू होती है लैंथेनम से, सॉरी स्कैंडियम से, देन मेरे पास यूट्रेनियम से, फिर इसके बाद में मेरे पास लैंथेनम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां से चालू हो गए यूट्रेनियम, जिरकोनियम, नाइकोबियम, मोलिब्डेनम, देन लैंथेनम, सेलेनियम जो पढ़ रहे हैं। जब मैं 3D से 4D में जा रहा हूं, जनरली देखिए मैं लिख देता हूं, जनरली if we move down the group atomic size increases because of increase in new subshell hence अगर मैं देखूं 3D से 4D में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, hence atomic size of 4D is greater than 3D series। ये वाली बात समझ में आई आपको कि जनरली जैसे हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, 3D से 4D में या किसी भी सीरीज में जाते हैं, जनरली एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जनरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज द इंक्रीज इन द नंबर न्यू सबशेल, हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीज। जनरली एटॉमिक साइज ऑफ 4D इज ग्रेटर देन 3D सीरीज। लेकिन अगर मैं 4D से 5D में जाता हूं तो साइज क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन 5D में क्या आ गया? लैंथेनम्स के सीरीज से आगे, बीच में कौन से आ गए? लैंथेनम, यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से 4D और 5D के एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। बट एज वी मूव 4D to 5D series, because of lengthenoid contraction, atomic size is approximately same. Atomic size or radii is approximately same. Approximately क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर में ये है कि जो 4D और 5D सीरीज होते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। इसका भी रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। अब थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, इसके लिए बात कर लेते हैं। जो थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक कैरेक्टर। साइज डिक्रीज हो रहा है, हालांकि कम हो रहा है, और साइज डिक्रीज होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। सो थर्ड पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ lengthenoids decreases from left to right, left to right। जैसे मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा लैंथेनॉइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखिए एक बात सोचिए, आपके पास एक मेटल है, उसके बाद में एक OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे साइज बड़ा है, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइज क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा।
और जैसे साइज डिक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होती चली जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, consequently it is not easy to remove OH group, hence the basic character decreases, hence the basic character decreases। basic character का मतलब यही तो होता है OH group कितना easily निकल सकता है, जितना easily OH group निकल जाएगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे साइज बड़ा है तो बॉन्ड भी बड़ा है, बॉन्ड बड़ा है तो बॉन्ड इजीली टूट सकता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया। as the bond length increases bond strength decreases, bond length is inversely proportional to the strength of bond strength। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे साइज बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इजीली टूट गया, OH निकल गया, गुड बेसिक। लेफ्ट से राइट में गए, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा इसका मतलब क्या है, OH को ग्रुप को निकालना मुश्किल है, यानी कि लेस बेसिक। So this is the third consequences of lanthanoids। I hope आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की कुछ बात कर लेते हैं। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स कि लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड्स। प्रॉपर्टीज तो हमारी चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड्स, एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ characteristics of elements of lanthanoids, characteristic of elements of lanthanoids। ऐसा हुआ कि characteristic of elements of lanthanoids की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें आप सिर्फ एक बात समझिए, जो lanthanoids होते हैं ना they are good metal, इतना समझ के तो आपको बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज पता लगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता लगे, कैरेक्टरिस्टिक पता लगे लैंथेनॉइड एलिमेंट के। देखिए शुरुआत करते हैं कलर से। फर्स्ट है कलर, अपीयरेंस लिखिए, अपीयरेंस, अपीयरेंस। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स अपीयर और शो अपीयर सिल्वरी वाइट कलर, यानी कि जितने भी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो देखने में कैसे लगते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के, सिल्वर कलर जैसा दिखता है लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का। दूसरी बात, लैंथेनॉइड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की, मेटल्स की डेंसिटी भी जनरली ज्यादा होती है। दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कलर को लेकर। कलर जो ट्राइवेलेंट मोस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। सो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स जितने भी होते हैं जनरली दे शो कलर बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर शो कलर, शो कलर। तो वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, FF के बीच में भी ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। चलिए ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर। नेक्स्ट आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली 600 किलोजूल पर मोल एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोजूल पर मोल। दे हैव जनरली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी which is
600 kilojule per mole, which is high ionization enthalpy, in which first ionization enthalpy is approximately 600 kilojule per mole, and second ionization enthalpy, that is 1200 kilojule per mole. तो इनके पास जो आयनिजेशन एंथैल्पी है वो 600, फर्स्ट आयनिजेशन सेल 600 एंड सेकंड आयनिजेशन एंथैल्पी 1200. देखिए दे हैव वेरी गुड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं, तो इसलिए जनरली दे आर मेटेलिक इन नेचर, मेटेलिक नेचर. They have tendency to lose electron, hence metallic in nature, hence metallic in nature. Next one, they are generally electropositive. इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, electropositive. They show they are good electropositive element. They are good electropositive elements. वो good अच्छे electropositive elements होते हैं. चलिए आयनिजेशन एंथैल्पी हो गया, मेटेलिक करेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जनरली दे शो नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरली नेगेटिव होता है. कैसा होता है, नेगेटिव. चलिए 6 पॉइंट हो गए, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं. नेक्स्ट 7 पॉइंट आएगा कि जनरली दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए बात करूंगा मैं. बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर में आप देखेंगे जनरली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन they are paramagnetic in nature, hence attracted towards magnetic field, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं प्रोमीथियम को छोड़ दूं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट प्रोमीथियम. ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन रेडियोएक्टिव. तो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो कम होती है. दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी टेंडेंसी कम होती है. 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो लेंथेनाइट सीरीज होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सोकटाइन्स नहीं बनाते. दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन्स. आई होप इतनी सारी प्रॉपर्टीज बहुत हैं लेंथेनॉइड्स के लिए.
जो आपके लिए आपके एग्जाम के पर्पज से काफी है। चलिए, तो हमने आज पढ़ लिया मैग्नेटिक बिहेवियर, रेडियोएक्टिव बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स के बारे में एंड ऑक्सोकटाइन्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। सबसे पहले आता है अलॉय फॉर्मेशन में। These are used in alloy formation. Alloy formation. The most famous alloy of lanthanoids is mish metal. अब मिश मेटल क्या होता है? ये मिश मेटल के अंदर 95% जो एलिमेंट्स होते हैं वो लैंथेनॉइड्स होते हैं। 95% आर लैंथेनॉइड्स। 95% लैंथेनॉइड्स, जिसमें 40% लैंथेनम होता है, 50% सेरियम होता है एंड 5 आर रिमेनिंग लैंथेनॉइड्स। ये तो जी 95 के बारे में है। 5% में क्या होता है? 5% में होता है आयरन अलॉन्ग विद और ट्रेस विद सल्फर, कार्बन, सेलेनियम और एल्यूमिनियम। इनके साथ आयरन जो होता है वो कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम के साथ अवेलेबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिश मेटल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉय है मिश मेटल, जो कि लैंथेनॉइड्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि जो अकेले लैंथेनॉइड्स होते हैं जनरली वो काम नहीं आते, अलॉय फॉर्मेशन में ही लैंथेनॉइड्स काम आते हैं। चलिए, तो दिस इज योर फर्स्ट यूज। अब बात करते हैं सेकंड यूज की। सेकंड जो यूज है लैंथेनॉइड्स का, ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन ग्लास industry for polishing glass, for rubbing glass or to give color to the glass। ये ग्लास को रब करने के काम आते हैं और ग्लासेस को कलर देने के काम आते हैं। These are also used in electronic and magnetic devices। These are all, देखिए जो लैंथेनॉइड होते हैं they are good conductor of heat and electricity, इसलिए they are also used in electronic device। They are also used in magnetic devices में भी ये काम आता है। मैग्नेटिक डिवाइसेस में क्यों काम आता है? बिकॉज जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। So this is all about the uses of lanthanoids। I hope आपको lanthanoid समझ में आया होगा। This is all about the lanthanoid। Catch you soon in the next video in which we will discuss about the actinoids। Stay safe at home। Thank you।